कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस पर कि एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसके लिए मायोसिन जो हेड है यह ट्रोपोमायोसिन के साथ कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश करती है, एक्टिन के साथ, नॉट ट्रोपोमायोसिन, और एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इस काम के लिए एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट स्प्लिट होता है और एनर्जी रिलीज होती है और उसका उपयोग किया जाता है। जब एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इसकी जो सार्कोमियर है, इसकी जो लेंथ है ये कम होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोमियर को बनाने वाले जो दोनों जेड लाइंस होते हैं एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। इसे समझाने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई है। इट वाज गिवन बाय हक्सले इन 1954। थ्योरी कहती है कि जो मायोसिन अर्थात कि थिक फिलामेंट होता है, दिस स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ एक्टिन, मीन्स थिन फिलामेंट। यहाँ पर यह देखना है कि थिक फिलामेंट थिन पर स्लाइड करता है या थिन फिलामेंट थिक पर स्लाइड। तो कुछ क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। डायग्राम इस प्रकार से आप देखिए। मसल के कॉन्ट्रैक्शन की 3 स्टेज होती है, 3 स्टेजेज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनमें से पहली जो स्टेज है ये लेटेंट फेज होती है, इसको हम लैग फेज कहते हैं। दूसरा स्टेज कॉन्ट्रैक्शन का स्टेज होता है और तीसरा स्टेज जो होता है वो रिलैक्सेशन का होता है। इस तरह से मसल की एक कॉन्ट्रैक्शन साइकिल जो होती है इसमें 3 फेजेज होते हैं, लेटेंट फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड रिलैक्सेशन फेज। ठीक है। अब कहते हैं साहब ये लेटेंट फेज क्या होता है? जिस समय मसल को स्टिमुलस प्राप्त होता है तो इसका एक्साइटेशन होता है और डीपोलराइजेशन इसकी मैक्सिमम लिमिट तक होना चाहिए। तो जिस दौरान इसका डीपोलराइजेशन हो रहा होता है वो इसका लेटेंट फेज होता है। मीन्स द मसल स्टार्टिंग फॉर कॉन्ट्रैक्शन बट नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग। मसल जो होती है एक्साइट हो जाती है, इरिटेट होती है, एक्साइटेशन उसका होता है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के पहले परंतु एक्साइटेड स्टेट जो होती है हम उसे लेटेंट फेज कहते हैं। इसको लैग फेज भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इसको हम इस तरह से दिखाएंगे कि मसल जो है ये पहले लैग फेज में रहेगी, फिर इसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल रिलैक्स होती है, फिर अपने उसी स्टेज में आ जाती है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसमें टाइम लिखें और कॉन्ट्रैक्शन की बात अगर हम करें, कॉन्ट्रैक्शन की स्टेजेस दिखाई गई हैं, तो सेगमेंट ए, बी, सी एंड डी। अब यहाँ पर जो ए बी है, ये ए बी स्टेज जो है ये इसका लेटेंट फेज होगा। इसका जो बी सी स्टेज है ये कॉन्ट्रैक्शन का होगा और सी डी जो है ये इसका रिलैक्सेशन का होता है। तो जब स्टिमुलस दिया जाता है, इस पॉइंट पर जब हम स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, तो मसल जो है ये लेटेंट फेज में होती है, फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज में आती है और फिर तुरंत रिलैक्स होने के मोड में आती है। तो इस तरह से इसके 3 फेज होते हैं किसी भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के। अब कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जैसे जेड लाइन है, हमने आपको बताया था, तो ये जेड लाइन है। इसमें क्या है, ये जो इसके थिक फिलामेंट है ये मायोसिन हेड यहां से प्रोजेक्ट करके और एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस प्रकार से, ऐसे।
एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है दोनों साइड से, लाइक दिस, ऐसे इधर होगा, इस प्रकार से। यानी कि मसल जो है एक्साइटेड स्टेट है इसका, बट नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। ये वो ही स्टेज है जिसमें कि थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें मायोसिन का जो हेड है ये एक्टिन के साथ कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश करेगा और कॉम्प्लेक्स को एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं। यहाँ पे जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस स्ट्रक्चर को हम क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं। अब अगले फेज में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और ये दोनों जेड लाइन एक दूसरे के नजदीक आते हैं, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोमियर की जो लेंथ होती है वो घटती है और दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं। और फुल कॉन्ट्रैक्शन की जो स्टेज है उसमें अगर हम देखें जो फुल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज है ये इसके फुल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज है। इस तरह से देखें अगर तो मसल इन फुल कॉन्ट्रैक्शन स्टेज, फुल कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले वाले में एक्साइटेड कंडीशन में है लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, दूसरे वाले केस में फुल कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया है। और इस थ्योरी को समझाने के लिए जो है ये मैकेनिज्म को समझाने के लिए जो थ्योरी दी गई है उसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, थ्योरीज कई दी गई हैं, सवाल इसी पर बनेगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गिवन बाय हक्सले in 1954. It was given by Huxley. The theory before you is sliding filament theory and it is stating that the thick filaments slide over the thin filament. यहाँ पर जो thick filaments होते हैं वे thin filament के surface पर सरकते हैं, slide करते हैं। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये जो जेड लाइन होती हैं एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, क्योंकि जो थिक फिलामेंट होते हैं ये थिन फिलामेंट के सरफेस पर क्या करेंगे, स्लाइड करते हैं। आप कहते हैं कि मूवमेंट किसका होता है, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि कौन इस पर मूव करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मायोसिन अपनी जगह फिक्स होता है। आप अगर कहेंगे कौन किस पर स्लाइड, तो स्लाइड तो दोनों कर रहे हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, लेकिन मूव कौन कर रहा है और कौन स्टेशनरी है। तो यहां जो थिक फिलामेंट होता है इट इज स्टेशनरी बट द मूविंग फिलामेंट इज थिन फिलामेंट। बात समझ गए ना, क्योंकि मायोसिन अपनी जगह पर है और सरक कौन रहा है, ये दोनों साइड से ये सरक रहे हैं, थिन फिलामेंट सरक रहे हैं, इस पर स्लाइड कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह पर फिक्स है। कौन, थिक फिलामेंट।
तो मूव कौन करता है? तो लिखेंगे कि थिन फिलामेंट मूव ओवर द थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट मूव ओवर द थिक फिलामेंट। यहां पर मूवमेंट जो होता है वो थिन फिलामेंट का होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन फिलामेंट किस पर सरकता है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोनों नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे कि थिन फिलामेंट सरक रहा है किस पर? थिक फिलामेंट पर। तो इस चीज को यहां पर मेंशन कर लीजिए। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ the actomyosin complex, the thin filament slide over thick। जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट पर सरकता है। इस प्रकार से दोनों जेड लाइन के बीच की दूरी कम हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन मोड में आ जाती है। लिख लिया सभी ने? अब इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे आपसे उनके बारे में जानना है कि जब मसल फुल कॉन्ट्रैक्शन के मोड में, पहला क्वेश्चन क्या होगा कि कौन फिलामेंट किस पर सरक रहा है? तो थिन फिलामेंट मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ थिक फिलामेंट। दूसरा जो क्वेश्चन यहां पर आपसे बनेगा वो ये होगा कि जब मसल पूरी तरह कॉन्ट्रैक्शन के मोड में होती है, फुल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में कौन कौन से बैंड दिखाई देते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप देखें ये फुल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज है। जहां भी आप देख पा रहे हैं वहां पर क्या दिख रहा है? थिन और थिक फिलामेंट ये दोनों मौजूद हैं। आप कहीं पर भी देखिए, सार्कोमियर में फुल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में कहीं पर भी देखेंगे तो थिन और थिक दोनों हैं, और वो एरिया जिसमें थिक और थिन दोनों फिलामेंट होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? हम उसको ए बैंड कहते हैं। तो ए बैंड की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा ड्यूरिंग फुल कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग फुल कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड्स रिमेन इंटैक्ट। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बैंड अपनी जगह पर रहता है, इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ए बैंड अपनी जगह पर बना रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आता। अब जरा ढूंढिए आई बैंड कहां पर है? दिख रहा कहीं पर? आई बैंड वो एरिया होती है जहां पर केवल थिन फिलामेंट हो। आई बैंड कौन है? ये वाला। तो ये तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो आई बैंड क्या हो जाएगा? डिसअपियर। आई बैंड डिसअपियर्स। आई बैंड गायब हो जाएगा। एम बैंड कहीं दिख रहा है क्या? जहां पर केवल मायोसिन फिलामेंट हो? नो। एम बैंड जिसे हम एच जोन कह रहे हैं आल्सो डिसअपियर्स। यह भी गायब हो जाएगा। दिखेगा कौन? केवल ए बैंड दिखेगा। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बैंड के रिस्पेक्ट में कि सार्कोमियर में क्या क्या चीजें शामिल हैं। अगर इसको हम फॉर्मुलेट करें, लिखना चाहें, तो एक रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वन सार्कोमियर आपको पता है कि ये होता क्या है? वन सार्कोमियर इक्वल्स टू, अगर हम यहां पर देखें इसको, ये है वन सार्कोमियर, यही है ना? दो जेड लाइन के बीच का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज वन सार्कोमियर। केवल सार्कोमियर नहीं, वन सार्कोमियर। तो एक सार्कोमियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो अब जरा आप देखिए, इसे ध्यान से देखिए इसमें कि इन दोनों लाइनों के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो एक सार्कोमियर है। अब आपको मालूम है कि यहां से लेकर
इतने से लेकर इतना, ये कौन सा बैंड है? आई बैंड है। तो इस तरफ केवल हाफ आई है, यही तो है, इधर केवल आधा ही तो है ना, हाफ आई बैंड, और बाकी हाफ आई किधर है? ये वाला है, क्योंकि जेड लाइन के दोनों साइड में है ना आई, तो आई बैंड का आधा हिस्सा हाफ आई ये हो गया। अब जरा देखिए इतना हिस्सा जिसमें कि थिक और थिन दोनों है, इसे क्या बोलेंगे? ए बैंड बोलेंगे। और इस तरफ से फिर हाफ आई ले लीजिए आप। तो कुल मिलाकर के इसको अगर हम फॉर्मुलेट करना चाहें तो क्या लिखेंगे? हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, ये रिप्रेजेंटेशन है। ये फॉर्मुलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन सार्कोमियर का क्या है, तो आप ऐसे लिखेंगे हाफ आई बैंड प्लस 1 कंप्लीट ए बैंड एंड प्लस 1 प्लस हाफ आई बैंड। ये है इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ये फार्मुलेट करके भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप तैयार रहिए इसके लिए। कौन कौन से संभावित क्वेश्चन बन रहे हैं हम आपको सब बता रहे हैं, जहां जहां से सवाल बनेगा, और आपको इसी से मतलब है कि क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएं सब। तो एक सार्कोमियर में हाफ आई प्लस कंप्लीट ए बैंड प्लस हाफ आई, ये मिलेगा आपको। आज कौन कौन अनुपस्थित है? आलोक गायब हैं, राहुल भी गायब हैं। आलोक एंड राहुल, दोनों लड़कियों का फोन आया था, उसमें से एक की तबीयत खराब, दोनों नहीं आई आज, और अंजू घर पर है। 5 लोग लिख लिया सभी ने। तो ये सारी बातें हो गई जिन पर क्वेश्चन बनेगा आपसे। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मसल में एनाइसोट्रॉपी रहेगी या नहीं, तो उत्तर क्या होगा? दोनों एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपिक बैंड की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो ये बैंड है। कह रहे एनाइसोट्रॉपी जो उसकी एक प्रॉपर्टी है। दोनों एनाइसोट्रॉपी, डार्क और लाइट बैंड रहेगा या नहीं? गायब हो जाएगा। कहां रहेगा डार्क और लाइट बैंड? केवल डार्क बैंड आपको दिख रहा है, लाइट नहीं दिख रहा। एनाइसोट्रॉपी उसको कहते हैं जहां पर डार्क और लाइट बैंड दोनों दिखें, क्योंकि जो मसल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स पढ़े होंगे ना, क्रिस्टलाइन स्टेट पढ़े नहीं पढ़े? तो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं। एनाइसोट्रॉपी का मतलब कि अलग अलग प्लेन पर लाइट अगर रिफ्लेक्ट करे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है। तो चूंकि मसल में यूनिफॉर्म होमोजीनियस स्ट्रक्चर हो गया ना, कि जिधर देखोगे उधर डार्क बैंड है, लाइट बैंड है ही नहीं है, तो एनाइसोट्रॉपी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपिक बैंड नहीं, एनाइसोट्रॉपी जो उसका बिहेवियर है वो नहीं दिखेगा आपको। लाइट के प्रति जो दोहरा व्यवहार होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कोई स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो इस घटना को एनाइसोट्रॉपी कहा जाता है, जो कि क्रिस्टल में देखने को मिलता है। तो क्रिस्टल में अलग अलग प्लेन की बनावट अलग अलग होती है, तो लाइट जिस प्लेन से पास हो रही है उसका स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बात समझ गए? तो यहाँ पर चूंकि डार्क और लाइट बैंड दिख नहीं रहे, फुल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में केवल आपको डार्क बैंड दिखेगा, ऐसी कंडीशन में एनाइसोट्रॉपी जो है गायब हो जाएगी। समझ में आ गई सभी को बात? अब आइए और हम बात करते हैं कि मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के मोड में 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? मसल नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्शन। मसल का कॉन्ट्रैक्शन 2 तरह का होता है। मिटा दे इसे। टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, 2 तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है। टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, दो तरह का होता है। 2 टाइप, 2 तरह का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इनमें से एक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है, आइसोटोनिक, और दूसरा है आइसोमेट्रिक। ये 2 प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 टाइप, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस पर भी सवाल बन सकते हैं। पीजीटी के जितने सवाल बनने चाहिए हम आपको समझा रहे हैं, और इससे बाहर
भूल जाओ, एक को सवाल आ जाए तो बताना मुझे आकर। हाँ नहीं मिलेगा, जो जितना बता दिया कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ बस इनमें से मिल जाएगा। इस चैप्टर से जो सवाल बनने हैं, बस मुश्किल से 7-8 सवाल उनको मैं बता रहा हूँ, इन्हीं पर क्वेश्चन बनेगा, इनको लिख लो बस। तो ध्यान रखना, हर चैप्टर में बता देंगे कि सवाल इस पर बनेगा। एग्जामिनर का मूड है ना, तो मैं एग्जामिनर हूँ, पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे। तो जितने क्वेश्चन हैं उनको जानिए। पीजीटी का एग्जामिनर मैं नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी एग्जामिनर हूँ, पेपर बनाता हूँ ना, तो मुझे पता है कि एग्जामिनर का माइंड सेट होता है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठेंगे, बस वही जाने रहिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम हर चैप्टर में बताते हैं कि सवाल यहाँ से बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, हम पहले ही बात कर रहे हैं। जो पहला है दैट इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन आइसो माने होता है एक समान, टोन माने होता है स्ट्रक्चर। व्हेन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ मसल, इट इज नोन एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर। कॉन्ट्रैक्शन के समय मसल फाइबर के स्ट्रक्चर पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। बट द लेंथ ऑफ मसल फाइबर, फिर चेंज क्या होता है, बट द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर चेंजेज। बदलता क्या है, तो मसल फाइबर की लेंथ चेंज होती है, लेंथ ऑफ द मसल फाइबर चेंजेज, बट द स्ट्रक्चर नो चेंज। मसल फाइबर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज उसके स्ट्रक्चर में नहीं होता है, केवल मसल फाइबर की जो लेंथ होती है ये चेंज हो जाती है, राइट। नोट कर लीजिए इसको। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऐसा कब होता है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब मसल अपनी क्षमता के अंतर्गत, अपनी कैपेसिटी के अंतर्गत लोड लेती है। ये लिख लिया है आपने। अब आइसोटोनिक समझिए, जैसे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, अब आप वेट लिफ्टिंग अपनी हैसियत के अनुसार अगर वजन उठाते हैं, जितना आपकी ताकत है उसके हिसाब से, तब तो अच्छी बात है। तो मसल एक निश्चित लिमिट में, अपनी लिमिट में काम कर रही है मसल। जैसे कहते हैं 50 किलोग्राम वर्क का है, अब पता लगा 100 किलोग्राम वर्क का काम कर रहे हो तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो आपको वजन कितना उठाना है, जितना आपकी हैसियत है। अब 5 साल का बच्चा है तो 1 किलो वजन उठा ले, ठीक है। पता लगा कि वो 10 किलो वजन 5 साल का बच्चा कैसे उठाएगा। तो इस प्रकार से मसल की कैपेसिटी है। इफ द मसल वर्क्स अंडर इट्स कैपेसिटी देन इट्स कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, इवन द साइज ऑफ द मसल फाइबर। उसकी जो लेंथ होती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसो माने समान, टोन माने होता है स्ट्रक्चर। जब मसल के कॉन्ट्रैक्शन में उसका स्ट्रक्चर परिवर्तित नहीं होता, हम इसे क्या कहते हैं, इट इज नोन एज आइसोटोनिक। कोई डाउट किसी को, तो इस चीज को आप लिख लेंगे कि इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, व्हेन मसल वर्क्स अंडर इट्स कैपेसिटी, जब अपनी क्षमता के अंतर्गत काम करती है, तो इसके स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इट इज नोन एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। लिख लिया। ये तो एक सामान्य है, जैसे इस समय हम चल रहे हैं, जैसे हम हाथ उठा रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये सब कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? ये सारा कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है? ये सब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है। सामान्य तौर पर आप आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ही आपकी बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है ये एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, सामान्य तौर पर नहीं होता।
अगर होगा तो मसल में परमानेंट डैमेज हो सकता है, मसल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, परंतु उसके मसल फाइबर की जो लेंथ है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, इसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज नोन एज द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो दूसरा लिखो, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहीं पर चेंज करें, आइसोटोनिक की जगह पर आइसोमेट्रिक हो जाएगा। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ, यहां पर मसल फाइबर की लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, बट द स्ट्रक्चर of the muscle fiber changes. The muscle works beyond its capacity, beyond, अपनी लिमिट से बाहर जाकर काम जब कर रही है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसमें मसल में परमानेंट डैमेज हो सकता है, परमानेंट डैमेज इन मसल फाइबर, परमानेंट डैमेज in the structure of the muscle fiber, structure of the muscle fiber occurs, डैमेज हो सकता है। गांव में लोग कहते हैं भैया ज़्यादा वजन ना उठाओ, नहीं कहूँ नस वस खिंच जाई तो नस खिंच नहीं जाएगी, मसल खिंच जाएगी, तो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। इससे ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है उस मसल को रिमूव करने के लिए। जी हाँ, तो इसको हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, हमेशा कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कराना है? आइसोटोनिक। व्यायाम उतने करिए जितना लिमिट में हो, वजन उतने उठाइए जितना आपकी औकात हो, प्रतिष्ठा में नहीं बनाना है। तो दो प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब इसमें सवाल क्या पूछेंगे कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? तो हम कहेंगे कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, लेंथ मसल फाइबर की चेंज हो जाती है, दूसरे वाले में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और मसल फाइबर की जो लेंथ होती है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये सारी कहानी है। अब आइए और चर्चा करते हैं केमिस्ट्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, कि क्या केमिकल चेंज होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। आइए और इन सारी चीज़ों पर बात करें। मिटा रहे हैं इन सबको। कोई सवाल किसी का है? एनी क्वेश्चन? अब मसल जब रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। तो रिलैक्सेशन में क्या क्या काम होता है उनके स्टेप्स लिख लीजिए, तब उसके बाद आगे चलें केमिस्ट्री पर। अब मसल का रिलैक्सेशन होगा, अभी तक कॉन्ट्रैक्शन बता रहे थे। नाउ कम टू द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फाइबर। क्या क्या होता है और किस क्रम में होता है? रिलैक्सेशन, स्टिमुलस जो आया था वो पास हो जाएगा। अगर स्टिमुलस परमानेंट बना हुआ है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में रहेगी, इसलिए जो स्टिमुलस आया वो पास हो जाता है। तो सबसे पहली बात क्या होगी? स्टिमुलस पास्ड, चला गया। अब क्या होगा? अब जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होगा? वो खुलेगा, लेकिन इससे पहले क्या होगा? कैल्शियम आयंस Ca++ आयंस रिसाइकल्ड बैक टू, कहां से आए थे? हाँ, सार्कोटिब्यूल्स। कैल्शियम जहां से आया, क्योंकि कैल्शियम हटाना पड़ेगा, कैल्शियम ने ही कॉन्ट्रैक्शन कराया था, तो कैल्शियम को यहां से हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि कैल्शियम आयंस रिसाइकल्ड बैक टू द सार्कोटिब्यूल। ये कैल्शियम आयंस सार्कोटिब्यूल को चले जाएंगे। अब क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फिर स्प्लिट करेगा, किस में? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, प्लस एनर्जी निकलेगी। इस एनर्जी का यूज करके क्या होगा? द एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स स्प्लिट्स, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स स्प्लिट्स।
एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स स्प्लिट करेगा, फिर क्या होगा, बोथ जेड लाइंस come to their original position. Their original position. दोनों जेड लाइंस एक दूसरे से दूर जाकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को पहुंच जाते हैं। अब इसमें एक सवाल जो बनता है वो ये है कि जब मसल रिलैक्स होती है तो कौन कौन सी घटना किस क्रम में होती है, ये सवाल पूछेंगे कि तो सबसे पहले कैल्शियम को लिखना है, यही सीक्वेंस जो हमने यहाँ लिखा है, स्टेप नंबर 1, 2, फिर 3, फिर 4, ये क्रम है। सीक्वेंस पूछते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इनका ऑर्डर क्या है, किस क्रम में हो रहे हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम भागेगा, स्टिमुलस हटेगा, स्टिमुलस के हटते ही कैल्शियम भागेगा, कैल्शियम भागेगा तो फिर क्या होगा, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स खुलेगा एटीपी खर्च करके और फिर दोनों जेड लाइन अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। यानी कि एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के बनते समय भी एटीपी आपको चाहिए और एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के खुलने में भी आपको एटीपी चाहिए। एक्टोमायोसिन बनने में कैल्शियम चाहिए लेकिन खुलने में कैल्शियम नहीं चाहिए, इसलिए ये कैल्शियम अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। कोई डाउट किसी प्रकार का? नो। नाउ कम टू द केमिस्ट्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यू नो दैट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर नीडेड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग एक्सटर्नस एक्सरसाइज, जब आप ज़्यादा व्यायाम कर रहे होते हैं तो आपको एटीपी चाहिए होता है, और एटीपी मिलेगा कहाँ से? द पाथवे ऑफ दिस एटीपी जनरेशन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है, ये मिटा दे रहे हैं। अब केमिस्ट्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे आइए। केमिस्ट्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। केमिस्ट्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किस चीज की जरूरत है? एटीपी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। दिस एटीपी comes from the reaction कह रहे हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में 38 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहे हैं। ठीक, क्या चीजें चाहिए आपको? ये आपको फूड से मिलेगा, ग्लूकोज। क्या मिलेगा आपको? सबस्ट्रेट के रूप में ग्लूकोज मिलेगा आपको भोजन से, और ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा? बता चुके हैं, फ्रॉम एयर, हवा से आपको ब्रीथिंग से ऑक्सीजन मिल जाएगी। इस प्रकार ये मटेरियल जनरेट होता है, एनर्जी यहाँ पर आपको प्राप्त होती है 38 एटीपी, राइट। इसलिए आपका जो सबस्ट्रेट होता है, जो एटीपी जनरेट करता है, वो कौन है? वो ग्लूकोज है, एंड यू गेट दिस ग्लूकोज फ्रॉम द फूड मटेरियल, राइट। अब जब आप व्यायाम ज़्यादा करते हैं तो क्या हो गया? फास्ट एक्सरसाइज करेंगे, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एटीपी रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है? एटीपी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होगा? इसी को फॉलो करेगा। तो ये भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा। इसकी सप्लाई को पूरा करने के लिए जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। फिर हार्ट बीट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। फिर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। देखिए सारी कंडीशंस, ठीक है। कौन सी कंडीशन बन रही है? पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक? सिम्पैथेटिक एक्शन है, क्योंकि ये सारे बढ़ रहे हैं, हार्ट बीट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये सिंपैथेटिक एक्शन है। तो जिस समय आप बहुत मजबूती से काम कर रहे होते हैं तो आपको क्या होता है? आपका सिंपैथेटिक सिस्टम वर्किंग मोड में होता है, क्योंकि आप व्यायाम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं भाई, हैं, दौड़ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं,
तो ये सारा काम कर रहे हैं। तो इस दौरान आपको ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बढ़ेंगी। अब आपको मालूम है कि अभी भी आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया की कंडीशन बनती है। क्या बनेगा? टैकीकार्डिया की कंडीशन बन रही है। अब जितनी डिमांड ऑक्सीजन की है आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डेप्ट क्रिएट हो जाता है। क्या बनेगा? ऑक्सीजन डेप्ट। क्यों? क्योंकि जितनी सप्लाई है और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डेफिसिट क्रिएट होगा। ऑक्सीजन डेफिसिट आपकी मसल्स में बन जाएगा, मीन्स आपकी मसल्स में एनएरोबिक कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा? इसके आगे और अभी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन डेफिसिट, या इसी को डेप्ट कहेंगे, ऑक्सीजन ऋण बनता है, क्रिएटेड कहां पर? इन बॉडी मसल्स। इससे क्या हुआ? इससे ये होगा कि अब एनएरोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एनएरोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट्स। रेस्पिरेशन की एनएरोबिक फेज स्टार्ट हो जाएगी। सामान्य रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें होती हैं दोनों? सामान्य रेस्पिरेशन में ग्लूकोज लिया जाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में क्या काम होता है? ग्लाइकोलाइसिस में दो मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? पायरुविक एसिड के। कितने कार्बन होते हैं एक पायरुविक एसिड में? 3 कार्बन। इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो इस प्रकार से ग्लूकोज जो है ये 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में ये ब्रेक करता है, एंड दिस हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। और ये जो रेस्पिरेशन का फेज होता है इट इज एनएरोबिक। यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है। ये आपका जो पायरुविक एसिड होता है, अब इस पायरुविक एसिड को क्या किया जाएगा? ये हम कन्वर्ट करेंगे किस में? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेंगे। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए नाउ एंटर्स द Krebs cycle and ETS, electron transport system, to generate एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पता है, हम यहां रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको कंडीशन बता रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो ये ट्रैक नंबर 1 होगा जब ऑक्सीजन उपलब्ध है। व्हेन ऑक्सीजन अवेलेबल, जिस समय ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ऑक्सीजन नहीं मौजूद है तो क्या होगा? इफ ऑक्सीजन डेफिसिट, अगर ऐसी कंडीशन व्यायाम के समय जो अभी हमने आपको बताया है, तो ये जो आपका पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल होता है ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है कितने में? ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और जो NADH2 यहां पर बना था ग्लाइकोलाइसिस में, वो यहां पर यूज हो जाता है। NADH2 यहां पर यूज हो जाता है। ये जो NADH2 था ये यहां पर NAD में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे इसका यूज हो जाता है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है तो 2 मॉलिक्यूल NADH यूज हो जाएगा। अब इस तरीके से आपको मिलेगा क्या? लैक्टिक एसिड मिलेगा। एंजाइम जो यहां पर लगता है उसका नाम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम की प्रेजेंस में, इसको शॉर्टकट में हम LDH कहते हैं। एंजाइम को लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो पायरुविक एसिड है इट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। ये बात समझ में आ गई? ये जो लैक्टिक एसिड है एक्यूमुलेट कर रहा है यहां पर 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के, और एक्यूमुलेट्स कहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा? इन द मसल्स। और फिर जिसे हम कहते हैं दर्द, इंग्लिश में बोलते हैं फटीग, फटन महसूस होगी, दर्द महसूस होगी आपकी मांसपेशियों में। तो ये है, फिर आप क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं कि भैया रुक जा, थकान लग गई है, हैं? तो थकान लग गई है तो व्यायाम करो। तो अभी तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से चूंकि ऑक्सीजन है तो ये काम होगा,
अब ऑक्सीजन नहीं है तो ये काम होगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 NADH2 कंज्यूम हो जाएंगे यहाँ पर और लैक्टिक एसिड बन जाएगा, राइट। इसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या कहेंगे इसको? इसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको। अब सवाल क्या बनेगा? कहेंगे कि जिस समय आप व्यायाम अधिक करते हैं और ऑक्सीजन डेफिसिट होता है तो उस समय क्या बनता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनारोबिक कंडीशन है और पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होकर के यहां पर जमा कर देगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? अब हम क्या करते हैं? हम रिलैक्स करते हैं, व्यायाम कर रहे हैं। जिस समय हम व्यायाम करते हैं तो क्या होता है? जब हम व्यायाम करते हैं तो ये जो फटन होती है ये समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस लैक्टिक एसिड को हम लीवर में भेज देते हैं ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से। जिस समय आप रिलैक्स होते हैं, व्हेन यू रिलैक्स, यहां से मिटा रहे हैं इसको, हो गया ना कवर? हाँ हाँ, जल्दी करिए। ये वाली कंडीशन जब ऑक्सीजन है, उधर वाली कंडीशन ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा? हम रिलैक्स करेंगे। व्हेन वी रिलैक्स, जिस समय हम रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है? द लैक्टिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड to liver by blood, and in liver यहां क्या होता है? ये जो लैक्टिक एसिड है, दिस लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड हियर, स्टोर्ड इन लीवर। इस लैक्टिक एसिड को लीवर में ग्लाइकोजन बनाकर हम स्टोर कर लेते हैं एंड दिस वन इज नोन एज कोरी साइकिल, जो कि लीवर में चलती है। अब एक क्वेश्चन यहां पर फिर बनेगा कि कोरी साइकिल कहां पर कंप्लीट होती है? तो ये लीवर में होती है, जिसमें कि आपकी बॉडी मसल्स में एक्यूमुलेटेड जो लैक्टिक एसिड होता है, इट इज चैनलाइज्ड टू लीवर एंड हियर इन लीवर इट इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड। यहाँ पर ग्लाइकोजन बनाकर इसको हम स्टोर कर लेते हैं लीवर में, और इस प्रक्रिया को कोरी साइकिल कहा जाता है, CORI। दिस वाज अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सभी ने लिखा? अब बात करेंगे रेड एंड वाइट मीट की बात करेंगे। क्वेश्चन इस पर भी बनता है, रेड फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स। अक्सर कॉन्सेप्ट होता है भैया रेड मसल नहीं खाना चाहिए, इट इज़ फुल ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड हाई कैलोरी वैल्यू फूड होता है ये। जैसे बकरे का होता है मटन, रेड मीट कहते हैं उसको। वाइट मीट खाना चाहिए, रेड मीट नहीं खाना। एक्सेस, या तो आपके अंदर दम हो कैलोरी को डाइजेस्ट करने का, कैलोरी को बर्न करने का। अगर मटन खा रहे हैं तो जिस नाइट में मटन खाएंगे उस नाइट में आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी सर्दियों में, इसीलिए लोग ज़्यादा खाते हैं। इसमें क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से भरपूर होता है। और सारी क्या बातें होती हैं, यही चर्चा करनी है कि वाइट मीट और रेड मीट, इन दोनों में जो कॉम्पोजिशन है इसका क्या होता है। मिटाएं इसको, एक कंपैरिजन रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर का। जाहिर सी बात है कि मसल फाइबर्स की बात कर रहे हैं तो सेल की बात कर रहे हैं। ऐसी सेल्स जो क्या काम कर रही हैं, ये मसल फाइबर्स का निर्माण कर रहे हैं। कौन सी मसल फाइबर?
रेड। तो इनकी क्वालिटी क्या होती है? इनकी क्वालिटी, इन्हें हम बोलते हैं कि ये एक्टिव मसल्स होती हैं, एक्टिव मसल्स, एरोबिक मसल भी कहते हैं इनको। माइटोकॉन्ड्रिया रिच होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लो, लेस अमाउंट में होते हैं, साइटोक्रोम बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो साइटोक्रोम एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर बैठे होते हैं। तो ये साइटोक्रोम्स जो होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो साइटोक्रोम में रिच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कम है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। ये एरोबिक मसल्स होती हैं और एक्टिव मसल्स कही जाती हैं। ये इनके फीचर्स हैं। अब आइए, और अगर हम वाइट मसल फाइबर की बात करें, वाइट मसल फाइबर्स, इनकी बात अगर करें तो ये पैसिव मसल्स होती हैं, एनएरोबिक मसल कहेंगे, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर, साइटोक्रोम लेस। जहां साइटोक्रोम मोर, रिच होते हैं साइटोक्रोम में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो साइटोक्रोम भी ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार से रेड और वाइट मसल फाइबर्स का एक कंपैरिजन है। इन पर भी सवाल आपसे बनेगा। और अंतिम डिस्कशन इसमें है कि मसल से संबंधित कुछ बीमारियां हैं। एक कंडीशन आप समझिए, वो डिसीज तो नहीं है लेकिन डेथ के बाद होती है, जिसको रीगर मार्टिस कहा जाता है। हमने पिछले वाले लेक्चर में भी समझाया था कि डेथ के बाद आपकी बॉडी मसल्स के अंदर एटीपी कुछ समय तक तो रहता है स्टोर्ड, तब तक मसल का काम चलता रहता है। इसलिए बकरे को अगर कट जाए तो उसके बाद देखिए उसकी मसल्स बोलती रहती हैं, वो चलती रहती हैं, ठीक। तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। दूसरी चीज़ ये है, रीगर मार्टिस आप समझ गए कि मसल में स्टिफनेस बनी रहेगी डेथ के बाद। फिर दूसरा जो होता है बीमारियां जो है, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, पूछेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है ये एक प्रकार का ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें मसल डिसफंक्शन होता है, ठीक है। तो बस केवल इतना ही लिखना है कि मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी है ये मसल से संबंधित है, जिसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे मस्कुलर, आपकी एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो वहाँ से नोट कर लेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है मसल का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनके लिए जो रिसेप्टर मसल्स पर होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगते हैं और वो जल्दी से नष्ट होने लगते हैं, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। और जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अलावा टिटैनस और टिटैनी। टिटैनी क्या चीज़ होता है? टिटैनी एक कंडीशन है जब आपकी बॉडी में लो कैल्शियम होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में फेल करती है। टिटैनस क्या होता है? ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नाम का एक जीवाणु होता है, उसके इन्फेक्शन से जहाँ पर मसल्स फेल कर जाती हैं कॉन्ट्रैक्शन से। एक कंडीशन और होती है जिसको मस्कुलर स्पाज्म कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जब आपकी मसल जो है फेल कर दे रिलैक्स होने के लिए, एक ही स्टिमुलस जो है और लंबा हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? मस्कुलर स्पाज्म बोलेंगे। टिटैनी और इसमें थोड़ा अंतर है कि एक स्टिमुलस मिलता है लेकिन वो स्ट्रेंथफुल होता है, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन मसल का होता है, उसको हम स्पाज्म कहते हैं, ठीक। टिटैनी तो एक कंडीशन है कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन जब कैल्शियम कम है, लेकिन अगर कोई भी स्टिमुलस अचानक आपको मिल जाए, कभी कभी आप सोए हों और पैर अचानक से जो है ये पीछे की नस चढ़ जाती है, बहुत भयंकर पेन होता है, वो मस्कुलर स्पाज्म होता है, ठीक है ना। हाँ वो मस्कुलर स्पाज्म। कभी कभी हंसते हंसते पेट की मसल्स अकड़ जाती हैं, अरे पकड़ के बैठे हुए, तो क्या होता है कि एक ही स्टिमुलस लेकिन तगड़ा मिल जाता है तो मसल फास्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में आ जाती है, रिलैक्स नहीं होने पाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर स्पाज्म बोलते हैं। समझ में आ गया सभी को? एंड दैट्स व्हाई नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम आपको स्टार्ट करने चल रहे हैं अब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग
और बहुत मज़ेदार चैप्टर चलेगा नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल, हाँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोई बात नहीं, 2-4-5 मिनट प्लस माइनस होता रहता है। हाँ किसमें? गाउट, हाँ जी हाँ, यूरिक एसिड का डिपोजिशन, हालांकि वो बोन ज्वाइंट से संबंधित है। यूरिक एसिड का डिपोजिशन जब आपके बोन ज्वाइंट्स में होता है तो इसको गाउट कहा जाता है। और वहाँ जो सीनोवियल मेम्ब्रेन होती है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस अलग चीज़ है और गाउट अलग चीज़ है। गाउट जो होता है वो अगर आप प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको जो है यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, और ये यूरिक एसिड आपके जोड़ों में जमा होकर सिनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी जो होती है उसको बढ़ा देता है, फ्लूइडिटी कम कर देता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब मसल्स एक दूसरे के सरफेस पर चलती हैं तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल की वजह से वहाँ पर आर्टिकुलर सरफेस जो बोन का होता है वो रगड़ खा करके घिस जाता है, तो पेन बहुत होता है। ठीक, और आर्थराइटिस जो होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हैं इससे संबंधित जो हमने आपको मसल के बारे में बता दिया है। चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। अगला चैप्टर जो होगा आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर। ठीक है।